जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमें मनीष उदय कृष्णा और पेपर सीरीज का ये जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आ गए हैं। 2018 का जो BHU का पेपर था, है ना, उसमें बॉटनी सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले के वीडियो में जूलॉजी सेक्शन बचा हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया कि BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें 25 क्वेश्चन बॉटनी, 25 क्वेश्चन जूलॉजी से आपसे पूछे जाते थे। तो 2018 के पेपर का बॉटनी सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जूलॉजी सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक्जोलॉटल इज द लार्वा ऑफ। एक्जोलॉटल लार्वा है ना। जो एक्जोलॉटल है ये किसका लार्वा है? लार्वा आप लोग जानते होंगे, है ना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जनन करने के बाद पहले लार्वा बनाते हैं, फिर वो लार्वा डेवलप होके नई फिर उस स्पीसीज के नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेढक आपने देखा होगा, बरसात के समय जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ बहुत सारी, है ना, ऐसे मछलियाँ टाइप की छोटी छोटी दिखती हैं। आप लोग सोचते होंगे बहुत सारी मछली आ गई है। वो मछली नहीं होती, वो क्या होते हैं? मेढक के लार्वा होते हैं। मेढक, है ना, जनन करता है ना, लैंगिक जनन करता है और पानी में अपने लार्वा को छोड़ देता है। वो लार्वा मछली जैसे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर मेढक में परिवर्तित होते हैं। तो बीच में एक लार्वा स्टेज आती है। ऐसे बहुत जगहों पर लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। आपसे पूछ रहा है एक्जोलॉटल लार्वा किसका है? तो देखो, एक्जोलॉटल जो लार्वा है वो एम्फीबियन में पाया जाता है। एम्फीबिया मतलब समझ रहे हो? उभयचर। उभयचर मतलब जो जमीन और जल, है ना, जमीन पर और जलीय वातावरण दोनों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको एम्फीबिया बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। इनमें से कौन उभयचर है? सिल्क मॉथ नहीं है, ये तो, है ना, कीट पतंगा है। एम्फिऑक्सस जो है कॉर्डेटा का मेंबर है ना। राउंड वर्म एस्कैरिस को बोलते हैं, एस्कैरिस वाले जो भी हैं उनको बोलते हैं, ये भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं हो जाएंगे। ये जो एम्बिस्टोमा है ये एम्फीबिया का मेंबर है, यही सही ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमेलियन फीचर, है ना। इनमें से कौन सा मैमेलियन फीचर है? मैमेलियन फीचर मतलब एक होते हैं ना मैमेलिया यानी स्तनधारी। मैमेलिया मतलब स्तनधारी। ऐसे जीव जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अपने बच्चे को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाते हैं उनके पोषण के लिए, उनकी बात कर रहा है। पूछ रहा है कि इनमें से क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमेलियन फीचर। इनमें से कौन सा मैमेलियन फीचर है, यानी स्तनधारियों की विशेषता है। पढ़ो, देखो। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये सही ऑप्शन है ना। इसी के आधार पर तो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसीलिए तो उनको स्तनधारी बोला जाता है ना। यही मेन फीचर है जिसके आधार पर उनको स्तनधारी बोला जाता है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रिच बिलोंग टू द क्लास। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, तो इसमें से कौन सा है? मैमेलिया, स्तनधारी नहीं है। एवीज मतलब पक्षी यानी बर्ड। बर्ड का ही दूसरा नाम एवीज है ना। तो शुतुरमुर्ग क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, और अक्सर आता रहता है। ये समझ लो कि इस बार जो एग्जाम दोगे कहीं ना कहीं आपसे जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, है ना। जो वैज्ञानिक नाम हम देते हैं उसमें द्विनाम पद्धति आती है। तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी, है ना? किसने दी थी? लीनियस ने। सही ऑप्शन क्या होगा? लीनियस, है ना। कैरोलस लीनियस है, उन्होंने ये द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, है ना। जिसमें क्या होता है, दो नाम, हम लोग किसी भी वैज्ञानिक नाम में दो नाम यूज करते हैं, एक वंश का, दूसरी जाति का। जैसे मनुष्य क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, है ना, सैपियंस होता है। तो इसमें जो होमो है
ये वंश का नाम है, सैपियंस जाति का नाम है, और ये जो सिस्टम है, ये जो पद्धति है, वो किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? अगर आप क्वेश्चन वाली सीरीज देख रहे हैं, है ना, तो इससे पहले किसी न किसी क्वेश्चन की वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे बनते हैं। फिलहाल के लिए सही ऑप्शन क्या है? एनर्जी, है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। सीधा मतलब इस टाइप से बनता है ना। उल्टा कौन सा होता है? उल्टा पिरामिड ऐसे होता है। एनर्जी का पिरामिड उल्टा कभी नहीं बनता, हमेशा सीधा बनता है। समझ पा रहे हो? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अपीयर ऑन द अर्थ। सबसे पहला वर्टिब्रेट जो कि कशेरुकी, वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकी, है ना, जिनके अंदर कशेरुक दंड पाई जाती है ना। कशेरुक दंड का क्या मतलब? ये रीढ़ की हड्डी वाला है ना, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहला वर्टिब्रेट कौन है जो कि अर्थ पर अपीयर हुआ, पैदा हुआ? ऑस्ट्राइकोडर्म, ऑस्टिकथीज, प्लाइकोडर्म, कॉन्ड्रिकथीज। अच्छा देखो, वर्टिब्रेटा एक उपसंघ है, सब फाइलम है। ये कौन से फाइलम में आता है? फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा में 3 उपसंघ हैं या सब फाइलम, उसमें एक है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। कौन सा? पहला है पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब चतुष्पादा वर्ग। टेट्रापोडा मतलब चतुष्पादा वर्ग, जिनके पास 4 पैर हैं। पिसीज मतलब मछलियां। मछलियों में ये देखो क्या है? महावर्ग है ना। ये चतुष्पादा महावर्ग है, ये मत्स्य महावर्ग इसको बोलते हैं। ये क्या है? उपसंघ है। ये क्या है? संघ। संघ को उपसंघ में बांटा, उपसंघ को महावर्ग में बांटा। अब महावर्गों को वर्ग में बांटेंगे। तो इसमें कौन आता है? सबसे पहले आता है ये ऑस्ट्रैकोडर्म, फिर आते हैं प्लाइकोडर्म, फिर आते हैं कॉन्ड्रिकथीज, फिर आते हैं ऑस्टिकथीज। आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, है ना। ये सब आपको समझ में आएगा जब रेगुलर क्लास करोगे। ऐसे है ना, क्वेश्चन में पूरा चैप्टर तो बता नहीं सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहे हैं। तो मत्स्य महावर्ग में सबसे पहले कौन आया है? ऑस्ट्रैकोडर्म आए हैं। ये ऐसी मछलियां थी जिनके अंदर जबड़ा नहीं था। फिर आए प्लाइकोडर्म, ये ऐसी मछलियां थी जिनके अंदर जबड़ा था। पहली मछली है जबड़ा वाली, ये पहली मछली है जो बिना जबड़े की है ना। सबसे पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये दोनों आए, है ना। इसके बाद जो है वर्टिब्रेटा में ये लोग आए। टेट्रापोडा में कौन कौन आता है? 4 लोग आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टाइल मतलब सरीसृप, बर्ड मतलब पक्षी, मैमल मतलब स्तनधारी। तो सबसे पहले कौन आया है? ये आया है। वर्टिब्रेटा में सबसे पहले कौन आया है? ऑस्ट्राइकोडर्म। तो मेरे हिसाब से सही ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ पाए? और डिटेल जब रेगुलर क्लास करोगे, जैसे है ना, यूट्यूब पर ही स्टार्ट होने वाली है। कल एक लाइव क्लास हमने लिया था, बट वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चक्कर में। आज फिर लाइव क्लास या फिर लाइव क्लास रेगुलर यूट्यूब पर होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो उससे आप लाइव क्लास में जुड़िए तो सारी डिटेल समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सेक्स हैज बीन नेसेसरी फॉर। सेक्स का जो एवोल्यूशन है, सेक्स मतलब लिंग यानी जननांग। जननांग, जनन में भाग लेने वाले जो अंग हैं उनकी बात चल रही है। पूछ रहा है आपसे लिंग यानी जननांग का विकास निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? किस चीज के लिए आवश्यक है जननांगों का विकास? किसका किसका लिखा है देखो जरा। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के बने रहने के लिए। जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, विभिन्नता की उत्पत्ति के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की समरूपता के लिए। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए। देखो ये तो गलत है ना, क्योंकि जनन जब होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या सीमित करने के लिए जननांग नहीं पाए जाते। पीढ़ी दर पीढ़ी
लक्षणों की समरूपता यानी समान होने के लिए भी नहीं है। आप जानते हो जब भी लैंगिक जनन होता है तो नए गुण उत्पन्न होते हैं, है ना, ये भी नहीं है। जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, ये सही है ना। क्या होता है जब लैंगिक जनन होता है तो नए नए कैरेक्टर्स का जनरेशन होता है ना, तो ये सही ऑप्शन है। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों के बने रहने के लिए जननांग आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो जननांग चाहिए, अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो जननांग नहीं चाहिए, है ना। अलैंगिक जनन से भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनेगी, लैंगिक जनन से भी बनेगी, तो ये कोई खास बात नहीं है ना। लिंग यानी जननांग की उपस्थिति होती है लैंगिक जनन कराने के लिए, और उससे क्या होता है, उससे जो है विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती? विभिन्नता, और विभिन्नता अच्छी है ना। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज द बेस्ट नेचुरल वेक्टर टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट वेक्टर है। क्या क्या दिया है? इकोलाई, ये तो यूज ही नहीं होता वेक्टर के रूप में। स्यूडोमोनास स्पीसीज, ये भी नहीं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये भी नहीं। ये आ गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये सही ऑप्शन है। प्लांट के लिए मैंने आपको बताया था, या फिर से बता दे रहा हूं, एक सब्जेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। इसका क्या मतलब होता है? बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करना। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करना सब्जेक्ट बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बात समझे? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे जीन वीन को काट छांट के, है ना, अपने हिसाब से चेंज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से ही हम आज के दिन में बहुत सारी नई नई प्रजातियां बनाते जा रहे हैं, है ना। तो उसमें प्लांट के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है वो कौन है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एक प्रकार की बैक्टीरिया है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और इसके अंदर ही टी.आई. प्लाज्मिड पाया जाता है। आप कहोगे सर ये प्लाज्मिड क्या है ना। देखो, प्लाज्मिड के लिए अगर एक लाइन में बताएं तो मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। बाकी इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बताया जा सकता, उसके लिए रेगुलर क्लास जब ली जाएगी तो उसमें बताया जाएगा, है ना। आगे देखो, माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्लेस ऑफ दियर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज। पूछ रहा है कि शरीर में, क्या पूछ रहा है, शरीर में अपने उत्पत्ति के स्थान से दूसरे स्थान तक कैंसर कोशिकाओं के प्रवजन मतलब पहुंचना, है ना। एक जहां पर वो कैंसर की सेल उत्पन्न हुई है, आपने सुना होगा कैंसर का इलाज ना किया जाओ तो पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि एक जगह मान लो यहाँ कैंसर हुआ, यहाँ की कोशिकाएं कैंसर के रूप में परिवर्तित हुई। अब ये जो है कोशिकाएं यहाँ से उत्पन्न होकर फिर कहाँ चली जाती हैं? बिखरती हैं पूरे शरीर में, है ना, फैलती हुई चली जाती हैं, तो पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता है। आपसे पूछ रहा है ये जो कैंसर कोशिकाएं जो फैलती हैं पूरी शरीर में, उसको क्या बोलते हैं? देखो देखो क्या क्या है ऑप्शन में। मेटास्टैसिस है, डायपिडेसिस है, नेक्रोसिस है, एपोप्टोसिस है। देखो, ये जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस है ये होती है सेल डेथ, ये बताता है सेल डेथ को। ये कहीं से भी सेल के मूवमेंट को नहीं बताता एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये दोनों मूवमेंट को बताते हैं। ये होता है WBC का मूवमेंट। WBC समझे होंगे आप लोग, है ना, व्हाइट ब्लड काप्सेल, है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं उनको बोलते हैं। इनके मूवमेंट को, इनके चलने फिरने को डायपिडेसिस बोलते हैं। मेटास्टैटिस, ये सही ऑप्शन है। कैंसर वाली सेल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो इनको मेटास्टैसिस बोलते हैं, यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवील्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। आपसे पूछ रहा है कि मेंडल का कौन सा नियम है जो द्विसंकर संकरण द्वारा प्रकट होता है। द्विसंकर संकरण आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेंडल ने 2 क्रॉस कराए थे, एक तो मोनोहाइब्रिड और दूसरा है डाई हाइब्रिड। दूसरा क्या है? डाई हाइब्रिड है। इसको क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण, इसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। जब एक गुण लेकर, एक कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 गुण लेकर या 2 कैरेक्टर लेकर बोला जाता है तब उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बात समझे? अच्छा, मेंडल के 3 नियम हैं, है ना। कौन कौन सा है?
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ हेट्रोसिस, ये मेंडल का नियम नहीं है, ये नियम है लेकिन मेंडल का नहीं है ना, तो इसकी बात छोड़ दो, यही तीनों मेंडल के नियम है। इसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये उत्पन्न किया था उन्होंने, मतलब ये कहाँ किस आधार पर बनाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बनाया था। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डाई हाइब्रिड के आधार पर बनाया था। तो वही आपसे पूछ रहा है कि द्विसंकर संकरण द्वारा कौन सा नियम उन्होंने प्रकट किया या कौन सा नियम बताया। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, आप लोग परिचित होंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से, नहीं परिचित हो तो आपको बताया जाएगा, है ना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। नेक्स्ट आइए, ए न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है, देखो न्यूक्लियोसोम है ना, देखो जो डीएनए होता है इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, है ना, इस तरीके का डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। लेकिन डीएनए का जो अणु है मॉलिक्यूल वो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको सेल में रखने में थोड़ी समस्या होती है ना, बहुत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको पैकेजिंग की जाती है। कैसे पैकेजिंग की जाती है, इस तरीके से प्रोटीन ली जाती है, उसके चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, फिर आगे गया, फिर यहाँ प्रोटीन मिली उसके चारों तरफ घुमा दिया, फिर आगे गए, यहाँ प्रोटीन मिली उसके चारों तरफ घुमा दिया, है ना। तो प्रोटीन के छोटे छोटे गोले होते हैं, उसके चारों तरफ घुमा घुमा के उसकी लेंथ कम कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है, अच्छा ये एक प्रोटीन का गोला और उसके चारों तरफ डीएनए घूमता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियोसोम में क्या, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है, तो एक तो उसमें डीएनए होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन होती है, देखो उसमें जो ये गोला मैंने बताया ना प्रोटीन का गोला होता है, उस प्रोटीन के गोले में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, H1 होती है एक ठू, है ना, और फिर होती है H2A, H2B, H3 और H4। ये सब क्या होते हैं, दो दो होते हैं, है ना, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, है ना, और एक H1, इतना होता है। तो मिला लो जरा, देखो कौन सा सही है। हिस्टोन होती है H1 एक और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, H2A, H2B, H3, H4 सही, एंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अच्छा डीएनए की लेंथ भी पूछा है, तो जो डीएनए होता है वो 200 बेस पेयर लेंथ का होता है ना। और ऑप्शन देख लो, हिस्टोन H1 एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, मतलब इनमें से प्रत्येक 2 मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3, H4 एंड 146 बेस पेयर, नहीं ये गलत है ना, 200 बेस पेयर डीएनए जुड़ा होता है, तो ये सही है ना। ठीक, ये होती है डीएनए की पैकेजिंग। जब आपको पढ़ाया जाता है डीएनए कैसे है ना पैक होता है, तो उसमें आपको बताया जाता है, परेशान होने की बात नहीं है ना। जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। द पॉइसन फैंग्स ऑफ ए विनोमस स्नेक आर मॉडिफाइड। अच्छा ये पूछ रहा है कि सांप वाप के जो जहरीले दांत होते हैं वो किसका रूपांतरण है ना, कैनाइन के, मैंडिबुलर टीथ के, मैक्सिलरी टीथ के, या फिर इंसाइजर के। तो देखो हमारे पास जो दांत होते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना, 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे अंदर। वो पूछ रहा है सांप के जो दांत होते हैं उनको, जहरीले दांत जो होते हैं उनको बोला जाता है फैंग। पहली बात तो यही याद कर लेना कि जो जहरीले दांत होते हैं उनको बोलते हैं सांप वाले, है ना, फैंग बोलते हैं। आपसे पूछ रहा है ये फैंग किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना, तो ये जो होते हैं, देखो ये ऊपर वाला जबड़ा जो होता है उसको मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले मंडेबल बोलते हैं ना। तो ये मैक्सिला से रूपांतरित होकर बनते हैं। मैक्सिला मतलब ऊपर से, ऐसे तो होते हैं जहरीले वाले दांत, ऐसे काटता है सांप, है ना, तो यहाँ ऊपर से निकले होते हैं, तो मैक्सिलरी टीथ इसको बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार। अरे वाह, है ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, है ना, पुर्तगाली युद्धपोत हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, पुर्तगीज मैन ऑफ वार ही लिख दिया है, हिंदी में कहते हैं पुर्तगाली युद्धपोत किसको बोलते हैं, है ना, फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे युद्ध करने वाला जहाज पानी वाला नहीं होता है,
उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर इस तरीके के डिजाइन बने रहते हैं, इस तरीके का नीचे, है ना, स्ट्रक्चर होता है। तो कुल मिला के, है ना, लड़ाकू जहाज जैसा ये दिखता है, तो इसीलिए पुर्तगाली युद्धपोत बोलते हैं फाइसेलिया को, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन ईस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक कंडीशन इज। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है तो उसका अंतिम उत्पाद कौन सा है ना। पहली बात, जो रेस्पायरेशन यानी श्वसन है, श्वसन यानी रेस्पायरेशन, ये दो टाइप से होता है। एक को बोलते हैं एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है वो एरोबिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसको एनएरोबिक बोलते हैं। ठीक। एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 और वाटर में, है ना, और एनर्जी निकलती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, उसका यूज होता है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है या तो एल्कोहल में, एल्कोहल मतलब, है ना, वही दारू वगैरह जो बोलते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट होती है, या तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह में परिवर्तित होती है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इन ईस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एन एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक कंडीशन। अच्छा, ईस्ट में एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, एनारोबिक कंडीशन में रेस्पायरेशन का। तो ईस्ट में बनता है इथेनॉल यानी अल्कोहल। इथेनॉल होता है ना C2H5OH, जो भी अल्कोहल मार्केट में मिलता है, शराब मार्केट मिलती है, उसमें यही तो होता है C2H5OH, है ना। तो ईस्ट जब एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है तब अल्कोहल बनता है। तो इसी प्रोसेस से अल्कोहल बनाया भी जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट का यूज करके अल्कोहल बनाते हैं। हेक्सोकाइनेज which catalyzes reaction between glucose and ATP is an example of। ऑप्शन क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, अच्छा देखो क्या ये पूछ रहा है। देखो जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे तो उसमें पहले हम लेंगे ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज में जगह कम है, चलो, अरे यार यहाँ रहने देते हैं, इधर देखते हैं। इधर देखो, ये है ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज यूज होता है, और ग्लूकोज में एक चीज और यूज होती है, जैसे एटीपी है, एटीपी टूटती है किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी निकालता है और एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। ये तो सेल में अलग चला जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चला जाता है ग्लूकोज के पास। ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर बना देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ये जो फॉस्फेट निकला है वो ग्लूकोज से जुड़ गया, है ना। और इस रिएक्शन का एंजाइम कौन होता है, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। बात समझ पा रहे हो। आपसे पूछ रहा है कि ये जो हेक्सोकाइनेज है ये किस प्रकार की प्रक्रिया कर रहा है। तो जरा देखो, एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसने निकालकर ग्लूकोज में जोड़ दिया, तो ये ट्रांसफर कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी से ट्रांसफर कर रहा है ग्लूकोज में, तो ये ट्रांसफरेज एक्टिविटी हो जाएगी। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following is not an essential fatty acid। अच्छा, क्या क्या है ऑप्शन में, जरा देखो, लिनोलेइक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। आपसे पूछ रहा है कौन सा इसेंशियल है, नहीं है, कौन सा इसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है ना। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जो हमारी शरीर में खुद बन जाते हैं वो जरूरी नहीं है, हमें बाहर से लेने की उनकी जरूरत नहीं, तो वो इसेंशियल नहीं होते हैं, वो नॉन इसेंशियल है। जो हमारे शरीर में नहीं बनेंगे वो इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, बाहर से खाने के रूप में हमें उनको लाना ही होगा, नहीं तो हमारी प्रक्रिया थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा है, ये इसेंशियल है,
ये नॉन इसेंशियल है ना, इसको ई लिख लो, इसको नॉन इसेंशियल लिख लो, इसको इसेंशियल लिख लो। लिनोलेनिक भी इसेंशियल होता है, एराकिडोनिक भी इसेंशियल होता है। पूछ क्या रहा है? नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल ये है, सही ऑप्शन स्टीयरिक एसिड हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक। और ये कराता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब आरएनए से डीएनए बनने लगे, उल्टा काम होने लगे तो रिवर्स हो गया, है ना। ये क्या है? डीएनए से आरएनए क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन आरएनए से डीएनए बनने लगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना। यहां पर एंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका दूसरा नाम कहा पूछ रहा है, ऑल्सो कॉल्ड एज। इसको और क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को? इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो देखो जरा, ये डीएनए डिपेंडेंट है, नहीं, डीएनए डिपेंडेंट हमें नहीं चाहिए। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये सही है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी आरएनए पर निर्भर होकर डीएनए का निर्माण करने वाला एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लीवेज डिवीजन अकरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम यूजुअल माइटोसिस। कह रहे हैं भ्रूणी विकास के दौरान जो विदलन विभाजन होता है यानी क्लीवेज डिवीजन होता है वो सामान्य सूत्री विभाजन से अलग है। कैसे? देखो, जो सामान्य सूत्री विभाजन होता है तो विभाजन के बाद जो सेल होते हैं उसका आकार बढ़ता जाता है। भाई 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, तो संख्या बढ़ती जा रही तो आकार भी बढ़ता जा रहा है सामान्य सूत्री विभाजन में। लेकिन जब भ्रूण में ये डिवीजन होता है तब इसमें एक खास बात होती है कि ओवरऑल जो साइज है वो बढ़ता नहीं है। जैसे, है ना, एक तो आप जैसे सूत्री विभाजन जो सामान्य होता है उसको आप ऐसे मान सकते हो, 1 सेब से 2 सेब बना, 2 सेब से 4 सेब बना, 4 सेब से 8 सेब बना, तो ओवरऑल टोकरी में सेब की संख्या बढ़ती जा रही है और सेब का वजन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर एक सेब को ही काटो, है ना, पहले 2 टुकड़ों में काटा, फिर 4 टुकड़ों में काटा, फिर 8 टुकड़ों में काटा, तो ओवरऑल सेब तो एक ही है, बस उसमें अंदर संख्या बढ़ती जा रही टुकड़ों की, है ना। तो वो जो संख्या बढ़ रही टुकड़ों की वो होती है भ्रूणी विकास के दौरान। ऐसा डिवीजन कब होता है? भ्रूणी विकास के दौरान। तो भ्रूणी विकास के दौरान जो होता है उसमें क्या होता है? नॉट इंक्रीज साइज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की साइज इंक्रीज नहीं होती है ना। जैसे एक सेब को ही, है ना, इस टाइप का सेब है, पहले ऐसे बांटा, फिर ऐसे बांटा, फिर ऐसे ऐसे बांट दिया, है ना, तो ओवरऑल साइज वही है, बस टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो यही सही ऑप्शन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। देखो ऑप्शन क्या कह दिया है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो प्रोटीन, सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन प्लांट बाइकार्बोनेट, है ना। प्लांट ये नहीं है, ये प्लाज्मा होना चाहिए, है ना, प्लाज्मा के रूप में होता है, ये प्लाज्मा है। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, जो रक्त है ना, वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से तुम्हारी सारी कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर जो कोशिकाएं श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेकर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। मेजर पोर्शन पूछ रहा है ना, हाँ, और प्लाज्मा में घुली अवस्था में, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो, जो रक्त है, ब्लड है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और उसमें सेल्स होती हैं, है ना, उसमें सेल्स होती हैं। और दूसरे में, है ना, लगभग 55% क्या होता है? लिक्विड मटेरियल होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। 45% में सेल्स होती हैं, है ना, 45% में सेल्स होती हैं। इस सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों होती हैं। समझ पा रहे हो?
तो जो CO2 है वो जो है ये रेड ब्लड सेल की जो हीमोग्लोबिन है उससे जुड़ती है और बनाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। जितनी CO2 ट्रांसपोर्ट होनी है उसका 75% तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसफर होता है, बाकी बचा हुआ 25% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपसे पूछ रहा है मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकांश भाग किससे होता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। समझ पाए? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3-bis फास्फोग्लिसरेट इन आरबीसी द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज। पूछ रहा है कि ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी जिनको बोल रहे हैं, उन आरबीसी में अगर 2,3-bis फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो उससे ऑक्सीजन से जो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन के जुड़ने की टेंडेंसी उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है कि जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाता है तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कम जुड़ता है ना, कम जुड़ता है, डिक्रीज हो जाता है। और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को ले जाता है। कहाँ से? फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आई है उसको सोख कर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, फिर ले जाके सारी कोशिकाओं में बांट देता है। समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, इसके बढ़ने से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो आकर्षण है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सही ऑप्शन ए हो गया है ना। ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड बाई। अच्छा, कह रहा जब नर्व कंडक्शन होता है, तंत्रिका कोशिकाएं है ना हमारी, जो भी है ना सोच समझ है, सूचनाएं हैं, वो सारी की सारी तंत्रिका कोशिका के द्वारा दिमाग में जाती हैं। फिर दिमाग से कोई ना कोई काम बताया जाता है। जैसे आपको है ना कोई बड़ी ही है ना गर्म चीज टच हुई तो आपको तुरंत पता चल जाता है कोई बहुत गर्म चीज टच हुई है, तो तुरंत फिर दिमाग से संदेश आता है हाथ हटा लो नहीं जल सकते हो, है ना, तब हाथ आप हटा लेते हो। तो ये जो सूचना ले जाने का और ले आने का काम होता है वो किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। और तंत्रिका कोशिकाएं जब काम करती हैं तो उसमें दो आयन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सोडियम आयन, दूसरा पोटेशियम आयन। ये दोनों बहुत जरूरी है हमारे तंत्रिका को काम करने के लिए। आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, वो कैसे जनरेट होता है? वो जनरेट तब होता है जब सोडियम आयन अंदर जाता है, इनवर्ड जाता है, और पोटेशियम आयन आउटवर्ड जाता है। समझ पा रहे हो? तो वही देख लो इसमें कहाँ है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम। बहुत सही, पहला ही सही है ना। दूसरा भी देख लो, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम गलत, पोटेशियम का आउटवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। तो सही ऑप्शन ए हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन आर माइलिनेटेड बाई। देखो ऑप्शन क्या है? स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया। सुनो, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं इन्हीं से बना हुआ है हमारा ब्रेन भी है। हमारे ब्रेन में और कुछ नहीं, सारी तंत्रिका कोशिकाएं ही हैं इकट्ठा हुई। और ये तंत्रिका कोशिकाएं दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है माइलिनेटेड, दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड, है ना। दूसरी होती है नॉन माइलिनेटेड, एक होती है माइलिनेटेड, दूसरी नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होती हैं उनमें तंत्रिका कोशिका के ऊपर एक और कोशिका ऐसे जमी रहती है, उसको बोलते हैं स्वान सेल, या SWAN, स्वान सेल। ये स्वान सेल ऊपर से एक कवरिंग बना देती है, तो इनको बोलते हैं माइलिनेटेड, यानी ऊपर माइलिन शीथ है। इनके अंदर तंत्रिका कोशिका वैसे ही होती है ना, इस तरीके से। तो तंत्रिका कोशिका के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। आपसे पूछ रहा है क्या कि माइलिनेटेड होती हैं किसके द्वारा? मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका में माइलिन शीथ का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो अभी मैंने बताया स्वान सेल के द्वारा होता है। सही ऑप्शन ये हो गया, है ना। बाकी जब तंत्रिका कोशिका पढ़ाई जाएगी तो दो टाइप की होती है, वो भी बताया जाएगा आपको, है ना। द सर्केडियन रिदम इन आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाई, है ना, मेलाटोनिन, TSH, ADH, प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो ये सब हार्मोन है। और आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम समझ रहे हो? सर्केडियन रिदम का मतलब है जो हमारा
डे और नाइट का बैलेंस है ना, वो डे और नाइट का जो हमारा बैलेंस है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे हमारे लिए फिक्स होता है, हमारे शरीर के अंदर ये समझ होती है कि अब दिन हो रहा है, अब रात हो रही है, इतने देर अब हमें सोना चाहिए, इतने जगना चाहिए। तो ये जो नाइट और डे का बैलेंस होता है हमारे लिए, है ना, जैसे आदत होती है आप लोग कभी, है ना, फिक्स टाइम पर सोते हो तो उतने ही टाइम पर नींद आती है ना, तो बॉडी को कैसे पता चला कि अब सोने का टाइम हो गया है ना, कितनी भी लाइट वाइट जला लो तब भी उस टाइम जो सोने का टाइम हो जाएगा तो नींद लग जाएगी। तो बॉडी को एक मतलब पहले से ही पता है कि हाँ इस टाइम अब हमें सोना है। तो वो जो रिदम है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, वो मेंटेन होता है मेलाटोनिन के द्वारा, है ना, समझ पा रहे हो। ध्यान देना ये मेलाटोनिन है, मिलानिन नहीं। मिलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में पाया जाता है ना, जैसे जब हम लोग धूप वगैरह में जाते हैं तो हमारी स्किन में मेलाटोनिन बढ़ जाता है तो हमारी स्किन का रंग काला हो जाता है ना। जब हम लोग छांव में ज़्यादा रहते हैं तो मेलाटोनिन घट जाता है तो हमारी स्किन का रंग थोड़ा सा गोरा हो जाता है। तो सॉरी मिलानिन का, है ना, वो मिलानिन है। मिलानिन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, चल रही मेलाटोनिन हार्मोन की बात चल रही है, जो कि हमारा सर्केडियन रिदम यानी डे नाइट का जो भी साइकिल है उसको चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फोटो सेंसिटिव कंपोनेंट इन द फोटो पिगमेंट्स इज ऑप्शन ऑल ट्रांस रेटिनॉल, है ना, 11 सिस रेटिनॉल, 11 सिस रेटिनॉल, है ना, 11 सिस रेटिनॉल, इनेबल सिस रेटिनॉल। नहीं, एक सिस नहीं होगा, एक तो इसमें ट्रांस होगा, है ना, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया होगा, ये ट्रांस होगा, है ना, एक तो सिस है तो दूसरा ट्रांस है। आपसे पूछ रहा है कि जो फोटो सेंसिटिव कंपोनेंट है फोटो पिगमेंट का वो कौन सा है ना। तो जरा आप समझ लीजिए एक चीज, जो हमारी आंखें होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रॉड, दूसरा होता है कोन, है ना, एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोन, दो चीजें होती हैं। जैसे हमारे लिए दिन में भी देखने के लिए पिगमेंट की ज़रूरत होती है, रात में भी देखने के लिए पिगमेंट की ज़रूरत होती है। तो रॉड और कोन जो होते हैं ये दोनों चीज़ें बैलेंस करते हैं हमारे देखने के जो भी क्वालिटी है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो फोटो पिगमेंट है इसमें भी फोटो पिगमेंट होते हैं, रॉड में भी और कोन में भी, दोनों में भी फोटो पिगमेंट होते हैं, है ना। और पूछ रहा है कि ये फोटो पिगमेंट में फोटो सेंसिटिव कंपोनेंट कौन सा है। देखो इन फोटो पिगमेंट्स में, है ना, जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है या पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑप्सिन होता है ना। दो होते हैं, एक ऑप्सिन और एक होता है रेटिनॉल, है ना, दोनों मिलकर फोटो पिगमेंट बनाते हैं। तो इसमें जो ऑप्सिन होता है ये फोटो सेंसिटिव होता है, यानी लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, वही आपसे पूछ रहा था। तो सही ऑप्शन ए हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है ये, द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाई एंटीवेनोम इज एग्जाम्पल ऑफ। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं स्नेक बाइट का, यानी सांप काट लिया तो उसके लिए एक इंजेक्शन लगता है फटाक से, है ना, हॉस्पिटल में जाओ तो उसके उपचार के लिए एंटीवेनोम इंजेक्शन लगता है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है स्नेक बाइट का ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन दे रहा है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो देखो पहली बात ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो तुम्हारे शरीर में दिया जाता है, जैसे टीका उका लगता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा है तो उससे आपको इम्यूनिटी मिलती है ना। वो इम्यूनिटी तुम्हारे शरीर ने खुद बनाई कि बाहर से तुमने लिया, बाहर से लिया, तो वो पैसिव है। बात समझ में आई। वो बनाई कैसी गई है, आर्टिफिशियली बनाई गई या नेचुरली बनाई गई है ना। तो उस आधार पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो जो स्नेक बाइट के लिए बनाते हैं वो आर्टिफिशियली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, घोड़ा होता है, घोड़ा हॉर्स, उसके शरीर में थोड़ा सा स्नेक पॉइजन डाल देते हैं, है ना। तो स्नेक पॉइजन जब उसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है बहुत सारी, है ना। और वो एंटीबॉडी हम लोग उसके शरीर से निकाल कर इंजेक्शन में भर कर रख लेते हैं और वो जब किसी मनुष्य को सांप काटता है तो वही एंटीबॉडी उसको दे देते हैं। तो ये आर्टिफिशियली बनाई गई है, इसलिए आर्टिफिशियल है और पैसिव है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के रूप में आता है। ये क्या आता है, जो स्नेक बाइट का एंटीवेनोम है। बात समझ रहे हो।
अच्छा ठीक, तो ये हुआ हम लोगों का 2018 का जूलॉजी सेक्शन, है ना। बॉटनी सेक्शन पहले डिस्कस कर लिया था, जूलॉजी सेक्शन बचा हुआ था। जूलॉजी सेक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिलहाल, फिर किसी नए, है ना, 2018 के बाद चलो 2019 डिस्कस कर लेंगे, है ना। 2019 के पेपर के साथ मिलेंगे। पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, है ना। और ज्ञान कोचिंग के क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, उससे आप जुड़िए, है ना। एक मिनिमम फीस आपके लिए रखी गई है, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता है, तो जुड़िए। बाकी और, है ना, डिजिटलाइजेशन जो भी है उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।